नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। तो चलें कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमें सपोर्ट करें। मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। तो आज की कहानी जो है, एक ट्रक ड्राइवर साधुराम जी का है। साधुराम जी मूलतः तो बिहार के रहने वाले थे, लेकिन वो बसे हुए थे दीमापुर, नागालैंड में एक जगह है। वहाँ पर परिवार सहित सालों सालों से बसे हुए थे और वो ख़ानदानी ट्रक का काम करते थे। पहले तो वो ट्रक किसी का चलाते थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रक खरीद रखा था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं दीमापुर से गुवाहाटी का कुछ सामान लेके आया था। एक फ़ौजी अफसर था जो पोस्टिंग जा रहा था, तो दीमापुर से उसका घर का सामान सब लेकर के मैं गुवाहाटी में आया था। तो गुवाहाटी में उसका सामान हम खाली करके और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास लगा दिए कि अब यहाँ से दीमापुर के मिल जाए, कहीं और के मिल जाए तो हम चल पड़ेंगे। रात बहुत हो गया, करीब रात वहाँ पर 9:30 के आसपास हो रहा था। अब सड़कें सुनसान हो गई थी और बारिश का मौसम लग रहा था। बादल छाए हुए थे आसमान में और वो काली रात थी, अमावस्या की रात थी, चांद तो निकला ही नहीं था। मैं सोचता रहा कि क्या आज सवारी मिलेगी कोई जाने के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट में कोई हलचल नहीं थी, शांत था सब कुछ। लग रहा था कोई कुछ मिलना ही नहीं आज। मैं ट्रांसपोर्ट वाले के पास गया, भाई कुछ है, कहीं का कुछ मिल जाएगा आज? बोला भाई मौसम तो ख़राब दिख रहा है, पता नहीं है अब कुछ मिल पाए या ना मिल पाए। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं तो खाली जा रहा हूँ दीमापुर। बोला आप देख लो जी, थोड़ा सा वेट कर लो कि हो सके तो कुछ मिल जाए। चलो मैं आधा घंटा और वेट कर लेता हूँ। मैं आधा घंटा वहाँ पर बैठ गया। तब तक बारिश होने लगी, रिमझिम बारिश शुरू हुआ, बिजली कड़क रही थी। गुवाहाटी में सबसे बड़ा खतरा है बारिश का और दूसरा है भूकंप का, पता ना कब आ जाए, तो इस चीज़ का डर लगा रहता है। तो हम लोग उधर के रहने वाले थे, तो हमें सब कुछ तैयारी से रखते थे बरसात के लिए। आधा घंटा से ज़्यादा बीत गया, कोई हमें काम नहीं मिला आगे के लिए। कोई पार्सल नहीं, कोई सामान नहीं, कोई कॉल नहीं। हम मन महसूस करके ट्रांसपोर्ट वाले से बोले भैया मैं तो अब तो निकल रहा हूँ, भूख भी लग रही है, अब मैं जा रहा हूँ ढाबा पर। सरदार जी का ढाबा है एक मशहूर वहाँ का, वहाँ मैं खाना खाऊंगा, इसके बाद मैं निकल लूँगा। तो बोला ठीक है भैया निकल लो, अब क्या करोगे जब कुछ है ही नहीं आज। मैं चल दिया वहाँ से, आके ढाबे पर रुका, वहाँ मैं खाना खाया और थोड़ी देर चारपाई पर लेट गया। तभी एक 30 साल के आसपास की औरत वहाँ मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपना उठा और चलने की तैयारी करने लगा, तो वो बंगाली औरत थी, बांग्ला में बोली कि दादा आप किधर जाओगे? मैंने बोला मैं तो जाऊंगा दीमापुर। तो बोली कि दादा मेरे को बीच में यहाँ से करीब 30 किलोमीटर का आसपास एरिया है, वहाँ हमारा एक गांव है, आप वहाँ मेरे को छोड़ दोगे? जो कहोगे मैं किराया दे देंगे। नहीं देखो किराए की बात नहीं जी, हम जा ही रहे उधर में, तो आपको छोड़ देंगे। और लेकिन रात में आप यहाँ पर क्यों, बस नहीं मिली आपको जाने के लिए? बोला नहीं, मैं बस स्टैंड गई थी, बस लास्ट बस निकल गई है, और मेरे पास में और ज़्यादा पैसा नहीं कि मैं टैक्सी लूँ चाहे ऑटो लेके जाऊँ। थोड़ा वो झिझक कर बोली। बोला ठीक है अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में, आप चलना, मैं आपको छोड़ दूँगा रास्ते में। बोली ठीक है दादा। फिर हम तैयारी कर ली चलने की। तभी वहाँ पर 2 कुत्ते आ गए और उस औरत को देख कर के भौंकने लगे, अजीब सा आवाज़ में, जिसे रो रहा हो। मैं डांट कर भगाया, चलो हटो यहाँ से हटो। मैं इस चीज़ को नोटिस किया कि उसी को तरफ देख कर के भौंक रहे थे।
या उसने कभी डंडा मारा हो या कुछ ऐसा कुछ किया हो कि कुत्ते पहचानते हो। फिर मैंने उनको भगा दिया वहाँ से, कुत्ते चले गए। मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, वो कंडक्टर साइड की सीट पर आकर के बैठ गई। चल दिए वहाँ से हम। बारिश थोड़ा सा तेज़ हो गई, बिजली भी कड़क रही थी, मौसम बिल्कुल ख़राब सा हो गया। मैं ट्रक बहुत धीमे रफ्तार में चला रहा था, है कि हेडलाइट की रोशनी भी दूर तक नहीं जा पा रही थी। बारिश का इतना तेज़ बौछार था, वाइपर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। मैं करीब 1 घंटे के आसपास मैं उसके गांव के करीब पहुंचा। बोली, दादा देखो वो दूर जो लाइट दिख रहा है ना, जो बल्ब जल रहा है, वो मेरे गांव का है। मैंने ठीक है, मैं उतार दूंगा आपको, टेंशन मत लो। जब उसका गांव का मोड़ आ गया, मैंने ठीक है आप उतर लो। कहे, दादा थोड़ा सा मेहरबानी करो ना, देखो कितना ज़ोर का बारिश हो रहा है और मेरे को थोड़ा सा अंदर में है, 1 किलोमीटर है मेरा गांव, वहाँ तक छोड़ दो। आप जो बोलोगे पैसा, फिर पैसे का नाम ले लिया उसने। नहीं कि देखो हमें पैसे का लालच नहीं है, हम सवारी से पैसे नहीं लेते, जिसका हो सकते हम भला कर देते हैं। बोली, दादा थोड़ा सा कर दो, मेरे को वहाँ तक ड्रॉप कर दो, बारिश नहीं होता तो मैं चली जाती। नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद हम गाड़ी उसके बताए रास्ते पर मोड़ लिया, चल दिए। 1 किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर हुआ, यानी कि कहाँ आपका गांव है? अभी तो लाइट दिखा रही थी, वो तो लाइट भी नज़र नहीं आ रहा, आप कहाँ पर है? बोली, नहीं दादा थोड़ा सा और आगे है, बस आने वाला है, आने वाला है। तभी एक बड़ा सा पेड़, बरगद का था या पीपल का, बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसके पास ने आकर बोली, जब हम पहुंच गए वहाँ पर, बोला, दादा गाड़ी यहाँ रोको आप। यानी कि तो जंगल है, घर कहाँ आपका? बोला, बस इस पेड़ के पीछे ही है। मैं हैरान रह गया, यानी कि पेड़ के पीछे कौन सा, कोई मेरे को मकान नहीं दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना घर ना द्वार ना कोई झुग्गी झोपड़ी, कहाँ रहती हो? बोली, दादा इस पेड़ के पीछे ही हमारा घर है, अब आप मेरे को यहीं छोड़ दो और आप निकल जाओ। मैं हैरान था। मैंने गाड़ी रोक ली, औरत वो भीगती हुई उतर गई और पेड़ के पीछे जा कर के वो गायब सी हो गई। मैं अचंभे में पड़ गया, यानी कि पेड़ के पीछे कौन सा घर है? मैं ज़रा अंदर का जिज्ञासा बढ़ गया कि मैं थोड़ा देखूं वो कहाँ गई है, या पेड़ के पीछे तो नहीं छिपी हुई है। मैंने अपनी छतरी निकाली, गाड़ी का हेडलाइट जलता हुआ छोड़ दिया मैंने, इंजन स्टार्ट ही था गाड़ी का, हैंड ब्रेक लगा करके मैं नीचे उतरा। मन में एक जिज्ञासा थी कि ये गई तो गई कहाँ पर ये औरत? पेड़ के पीछे गया, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना औरत है ना औरत की जात है। उसके आगे भी देख रहा था मैं, हेडलाइट में चमक रहा था, वो मज़ार सी बनी हुई थी, जैसे कोई कब्र हो, ऐसा कुछ बना हुआ था, लेकिन औरत का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर मैं वहाँ से मुड़ कर के अपनी ट्रक पर आया और तभी मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। अचानक मेरे को ध्यान आया, अरे कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है जो मेरे साथ में गुवाहाटी से बैठकर यहाँ तक आई है? अब मेरे हाथ पांव एकदम फूल गए और शरीर से पसीना निकलने लगा, रोम रोम मेरे खड़े हो गए, डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। फिर मैंने एक बार सोचा, यार वो चुड़ैल होती तो उसके उल्टे पैर होते, उसके बड़े बड़े नाखून होते, बड़े बड़े बाल होते और दांत भी लंबे लंबे होते, ऐसे तो कुछ दिखा नहीं मेरे को। अपने मन में सोचने लगा, अपने मन को तसल्ली दे रहा था कि नहीं नहीं चुड़ैल नहीं है, वो औरत ही है, या तो उसको कहीं दूर और कहीं जाना होगा, आगे निकल गई होगी वो, मेरे से झूठ बोल रही है कि पेड़ के पीछे घर है। अपने मन में ये सब सवाल चल रहा था, मैं अपना सवाल का खुद ही जवाब ढूंढ रहा था। मैं काफ़ी देर असमंजस में खड़ा रहा। मैंने गाड़ी अपना बैक किया और चलने की तैयारी किया, तभी पेड़ पर से ज़ोरदार सा बिजली चमकी और एक पेड़ की मोटी सी टहनी मेरे ट्रक के आगे आकर के गिर गई।
और रास्ता रुक गया। यानी कि ये देखो, बिजली यहीं चमकनी थी और बिजली पेड़ पे गिरी। मैं बाल बाल बचा वैसे तो देखा जाए तो। मैं और डर गया। डर के मारे मैं खुद कांपने लगा और मेरी मुंह से आवाज़ कुछ भी नहीं निकल रही थी। मैं एकदम लग रहा कि आज मैं फंस गया हूँ, अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। वही रास्ता था निकलने का और उसी पर मोटी टहनी आकर के गिर गई थी। अब हम उसको हटा भी नहीं सकते थे अकेले। मैं 10 मिनट तक वैसे ही देखता रहा। इंजन स्टार्ट था और लाइट जली रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोशिश किया जाए। बारिश थोड़ा सा कम हुआ था। मैं ट्रक से बाहर निकला और उस टहनी को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टहनी बहुत बड़ी थी और बहुत मोटी थी, वज़नदार थी। मेरे से टस से मस नहीं हुआ। यानी कि अब अच्छा हमने भला किया इस औरत को ला कर के यहाँ पर। अपने मन में अपने आप को कोसने लगा कि तूने बहुत बुरा किया है। फिर मैं आकर के अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोबाइल निकाली। मेरी नई नई शादी हुई थी, अभी करीब 3-4 महीने की पहले की बात है। मैं अपने बीवी को नंबर डायल करने लगा कि मैं रास्ते में हूँ लेकिन लेट हो जाएगा। लेकिन फ़ोन का सिग्नल बिल्कुल ख़त्म, उसमें टावर ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर मैंने फ़ोन को बंद किया, दोबारा चालू किया कि शायद नेटवर्क का समस्या हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल टावर नहीं था, जीरो का जीरो। मैं आराम से बैठ गया। अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था कि मैं वहाँ से निकल पाऊँ और दूर दूर तक मुझे कोई बस्ती ऐसा कुछ नहीं दिख पा रहा था कि मैं किसी से जाकर हेल्प लूँ और वो पेड़ की टहनी को हटाऊँ वहाँ से। मैं काफ़ी देर वैसे ही चुपचाप अपनी ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा और सोच रहा था कि अब क्या करें। अब फिर मैंने ट्रक का इंजन बंद किया और हेडलाइट बंद किया कि खामखा तेल खर्च करना भी ठीक नहीं है। मैं बंद करके आराम से अपना स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। पता नहीं कब वैसे बैठे बैठे मेरे को झपकी सी लग गई। फिर खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रक को हिला रहा हो या थपकी मार रहा हो। तो मेरी झपकी टूटी। मैं देखा ट्रक हिल रहा है। मैं खिड़की खोला, देखा साइड में कोई नहीं था। दूसरी साइड कंडक्टर साइड में मिरर में देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल है। हिल गई सर ट्रक, कहीं मैंने समझा कहीं भूकंप तो नहीं आ गया, मन में एक डाउट हो गया। फिर मैं नीचे उतरा, अपने टॉर्च लिया और साइड में देखने लगा कि टायर वायर तो अपना सही है ना। तभी मैंने ट्रक के नीचे देखा एक काला सा भयंकर साया, अजीब तरह से लग रहा था उसको। मैंने देखने से ही डर लग रहा था। आंखें चमक रही थी, चेहरा एकदम अजब सा शक्ल था उसका कि देखते ही उल्टी आ जाए। और ट्रक के नीचे टायर के पास में बैठा हुआ था। उसको देख करके तो मेरी सिट्टी पुट्टी जो भी थी गुम हो चुकी थी। और मैं टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पे मारी रखा था। अब मैं वहाँ से हटाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे से हटाऊं। और रोशनी जो उसको आर पार हो रही थी, मैं समझ गया ये कोई शैतान है चेहरा देख करके। फिर अचानक मेरे को ध्यान आया कि भाई यहाँ खड़े क्यों हैं हम। मैं आकर के सीधा गेट खोला, अपना ड्राइविंग सीट पर आके बैठ करके थर 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 काँपने लगा। और क्या बताऊँ, इतना डर लगा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा डर मैं कभी डरा नहीं था। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि मैं भगवान का भी नाम सही ढंग से ले सकूं। ऐसा मेरा हाल हुआ पड़ा था। मैं बस मन ही मन सोच रहा था भगवान से कि हे भगवान, आज मुझे इस विपत्ति से बचाओ। लेकिन मुंह से मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। अंतर मन से सब मैं भगवान को याद कर रहा था। फिर ट्रक हिलने की आवाज़ आई, यानी कि शैतान ये ट्रक को हिला रहा है।
उसी का काम है ये। फिर थोड़ी सी शांति हुई, एकदम खामोशी सी छा गई और मैं समझा कि शायद शैतान चला गया हो, लेकिन शैतान तो सामने खड़ा था। हम पीछे की साइड में देख रहे थे बैक मिरर में, और वो तो बिल्कुल ट्रक के आगे खड़ा था। वो लंबा सा था, करीब 7-8 फुट का था, काला भयंकर था, और मेरी तरफ ही घुर जा रहा था। वो काली अंधेरी रात में भी उसकी आंखें है ना, वो चमक रही थी जैसे उसमें बल्ब लगा रखे हो। और हमें तो बस ऐसा डर लग रहा था कि अब मैं धरती फाड़ के अंदर छिप जाऊं। और वो साया लगातार मेरी तरफ घुरे जा रहा था। मैं तब अचानक देखा कि एक बड़ा सा पक्षी आया और उसको चुटकियों में उसने पकड़ लिया और ऐसे ही मुंह में रख कर के चबा गया, कच्चा ही। मैं उसकी वो देख कर के उल्टी सी आ गई मेरे को। डर तो इतना था कि पूछिए मत, और ऊपर से उसकी जो सीन देख कर के चबाने का पक्षी का, पता नहीं कौन सी पक्षी था, और एकदम डर गया। फिर वो पक्षी को खा करके मेरी तरफ इशारा करने लगा कि नीचे आ जाओ, ऐसे हाथ के इशारा। मैंने कि भाई हम यहीं पर सुरक्षित हैं, गाड़ी में ही। ये लग रहा है कि गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता, मुझे ऐसा लग रहा था। वो साया वहीं से इशारे किए जा रहा था। मैं डर के मारे एकदम सीट के नीचे दुबक गया कि मैं देखूं ना उसको। मैं पता नहीं कितने टाइम तक सीट के नीचे दुबका रहा, और बाहर में अजीब अजीब आवाज़ें चल रही थी। कभी लग रहा है पेड़ हिल रहा है, कभी गाड़ी हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है, अजीब तरह की आवाज़ें, कभी भेड़िए गुर्रा रहे हो। ऐसी आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें चल रही थी जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, सिनेमा हॉल में बैठा हूँ और स्टूडियो म्यूजिक चल रही हो। मैंने उस दिन जाना कि वाकई में भूत, शैतान, चुड़ैल सब होते हैं। मैं इन चीज़ को मानता नहीं था, ना कभी विश्वास करता था। लोग बाग कहते थे कि मैंने भूत देखा तो मैं उस पर हंसता था, अरे यार क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, कभी भूत होता है। लेकिन मैं उस चीज़ को आज भुगत रहा था। फिर थोड़ी शांति छा गई। मैंने सर उठा के देखा, साया नज़र नहीं आ रहा था। चलो दिल में थोड़ी तसल्ली हुई। टाइम देखा मैंने तो 3 बज रहा था सुबह का, यानी कि किसी भी तरह से 2 घंटा निकल जाए तो सुबह मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के टहनी को तो हटवा ही दूंगा रोड से, या कोई ट्रक वाला ही आ जाए, कोई सवारी आ जाए, तभी बात बन जाएगी, तभी हम हटा पाएंगे, इस रोड को क्लियर किया जाएगा, तब मैं ट्रक निकाल सकता था। अभी मैं इस चीज़ को सोच ही रहा था, तब तक जो औरत वो गई थी पेड़ के पीछे, जो हम जिसको गुवाहाटी से बिठा के लाए थे, वो हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैं उसको देख करके एकदम हैरान रह गया कि पता नहीं कहाँ गई थी और कहाँ से फिर नज़र आ रही है। वो सीधा हमारे पास में आई, नीचे में ट्रक में ऊपर चढ़ी नहीं, नीचे ही बोली, अरे तुम अभी तक गए नहीं। मैंने कि बहन जी ये देखो ना क्या क्या हुआ मेरे साथ में हालत। एक तो पेड़ की टहनी गिर करके ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और ऊपर से एक भूत कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी मेरे को नीचे बुला रहा है, इतनी डरावनी शक्ल का है, और ऐसे ऐसे मेरे साथ में सब हादसा हो चल रहा है अभी तक। बोली कि तुम मेरे को आवाज़ देते, यानी कि बहन जी मैं तो आपके जस्ट पीछे ही गया था, लेकिन आप पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बोलती अच्छा चलो कोई बात नहीं, नीचे आओ, मैं हटाती हूँ टहनी को। मैं डरते डरते नीचे उतरा। उस पर थोड़ा सा मेरे को भरोसा हो रहा था कि ये सही में ये चुड़ैल नहीं है, ये औरत ही है। जैसे उसकी बातचीत था, उसकी शक्ल सूरत थी, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं था कि वाकई में ये चुड़ैल है। मैं नीचे उतर गया। बोली कि आओ इधर आओ। मैं टॉर्च लिए हुआ था, टॉर्च जला करके दिखाया, ये देखो कितनी बड़ी मोटी टहनी है और ये ऊपर से टूट के गिरी है। मेरे ट्रक पे, अगर मैं उधर जाता तो मेरे ट्रक पे ही गिरता। बिजली चमकी थी, इसके बाद में टूट के गिर गई थी। कहती अरे कुछ नहीं,
ये इस शैतान का काम है जो ये पेड़ पर रहता है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम दंग रह गया। कौन सा शैतान जो दिख रहा था? बोलता हाँ वही है। अच्छा किया तुमने ट्रक में बैठे रहे, अगर तुम बाहर निकलते ना तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाता। अब मेरे और तो पेट में गुड़गुड़ सी होने लगी, यानी कि अब तो सही कह रही है। जिस हालात से मैं गुजरा हूँ ये कच्चा ही चबा जाता है। जैसे पक्षी को खाया था ये, वैसे ही मुझे ये कच्चा ही खा जाता। बोले कि डरो नहीं, मैं हूँ ना, अब आ गई हूँ ना, डरो मत। मैंने सोचा क्या ये देवी है, देवता है कि चुड़ैल है, भूत है, क्या है ये? बोले इधर आओ। उसने पेड़ के पास में गई, टहनी के पास में। बोले तुम आगे जाओ, आगे से पकड़ो और मैं पीछे से मोटे साइड से मैं पकड़ती हूँ। हाँ तुम उधर से धक्का मारना और देखो पेड़ अपने आप आ जाएगा इधर को। जैसे बताई उसने वैसे ही मैंने किया। पेड़ को मैं सहारा दिया था और वो साइड में पता नहीं उसने क्या किया, पेड़ एक साइड में आ गया, रोड मेरा क्लियर हो गया। इतना लंबा टहनी मोटा सा बरगद का था, इतना वजन था उसमें, और एक झटके में साइड में आ गया। मैं इसकी कारनामा देख कर के दंग रह गया। वो मेरी तरफ देखी और मुस्कुरा दी। बोले अब तो रास्ता साफ है दादा, अब तो जा सकते हो कि मैं बाहर तक छोड़ के आऊँ? नहीं मैं निकल जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा बहन जी, आप अब मैं निकल जाऊँगा। अब थोड़ा दिल में मेरी तसल्ली हो गई है, अब मैं निकल जाऊँगा। करीब बैठो अपनी सीट पर और गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। यानी कि बहन जी ये आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूँगा। बोलते उपकार तो मेरे पे किए थे, तुम गुवाहाटी से यहाँ तक लेके आए हो, उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, मैं तो छोटा सा काम किया आपका। मैं ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से निकल भागा मेन हाईवे पर आ करके। और मैं सांस में लिया सांस, चलो भाई अब बच गए। मैं चलता रहा। आगे एक ढाबा आया, ढाबे पर मैंने रोका। वहाँ पर 2-3 ट्रक और भी खड़े थे। मैं वहाँ जा कर के पहले तो चाय का ऑर्डर दिया, फिर पानी मांगा उनसे, भैया ठंडा पानी मेरे को दो। फिर ढाबा वाला भैया घबराओ नहीं, क्या बात हो गई, इतना आप परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? नहीं भैया पहले मेरे को पानी दो, फिर मैं आपको बात करूँगा। पानी का उसने बोतल दिया, पानी पिया मैं। फिर एक चारपाई बैठ गया। ट्रक ड्राइवर भी बगल के चारपाई बैठे हुए थे, वो कुछ खा रहे थे। फिर मैंने उनको अपनी बात बताई कि भैया यहाँ पीछे मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो एक ट्रक वाले तो हंसने लगे, अरे यार क्यों फेंक रहे हो? नहीं भैया मेरी हालत देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ? तभी दूसरा एक बंगाली ड्राइवर था, बोला दादा वो मोटा से पेड़ के पास में गए था आप? यानी कि हाँ जी। और बहुत मोटा वाला पेड़ था? नहीं हाँ दादा मैं बहुत मोटा पेड़ था, बरगद का पेड़ था, वहाँ पर कब्र भी बनी हुई थी पीछे में। नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल वही जगह है जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। बोला उस पेड़ पर बरम पिचास रहता है और बहुत डरावना है और बहुत लोगों को खा चुका है, वो जिंदा ही खा जाता है लोगों को। तो आपका तो बच गया उधर से, नहीं तो वहाँ से लोग बच के नहीं आता है। फिर मैंने वो पूरी कहानी बताई औरत का। बोला वो हो सकता है औरत आपको मदद किया है, लेकिन उस जगह में कोई गांव नहीं है, ना कोई घर है। वो बांग्ला में बोल रहा था, मैं उसका अनुवाद बता रहा हूँ आपको। यानी कि हाँ दादा मेरे को तो उधर में कुछ नज़र नहीं आया, पेड़ के पीछे मज़ार सा कब्र सा बना हुआ था। तो बोला दादा हो सकता है उस कब्र में रहता हो, उसका घर हो। यानी कि हाँ दादा हो सकता है, लेकिन औरत भली थी, उसने हमारा मदद किया वहाँ से निकालने में। चलो दादा आपका जान बच गया, बहुत काफ़ी है, कल जा कर के मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना दादा। मना बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी तो मेरी नई नई शादी है, अभी तो हमारी बहू भी घर में बैठी हुई है, वो भी मेरी वाट देख रही है। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों हमारा चैनल का थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपका सपोर्ट हमें चाहिए।
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसा कुछ कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।